नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आपका स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। आज हम एक ऐसे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, विस्तृत चैप्टर है। तो ये हमारे दिल्ली सल्तनत का भाग 1 है। भाग 2 और उसके अगला भाग बाद में आएगा। पहले भाग में आइए ले चलते हैं आपको दिल्ली सल्तनत की सैर कराने। तो दिल्ली सल्तनत ने 1206 ईस्वी पूर्व 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया, दिल्ली की गद्दी को संभाला। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया। इनके सही क्रम, उनके संस्थापक और शासन काल उनका कितना से कितना तक था, ये हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ है क्रम, राजवंश, उसके बाद संस्थापक और उनका शासन काल कब से कब तक था, ये देखेंगे। जो सबसे पहले शासन किया वो था गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दूसरा है खिलजी वंश, इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इस वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तीसरा है तुगलक वंश, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इस वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा है सैयद वंश, जिसका संस्थापक खिज खां था और इस वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी था और इस वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया, जब तक मुगल इनको पराजित नहीं कर पाए। तो अब हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुलाम वंश को मामलुक वंश एवं इल्बरी वंश भी कहा जाता है। ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक को कुरान खान एवं मलाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सेना में अमीर याकुर के पद पर था। अमीर याकुर अश्व सेना का प्रधान होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध में पहली बार भाग लिया। ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ और उसकी प्रारंभिक राजधानी भी लाहौर ही थी। उसके बाद उसने अपनी राजधानी लाहौर से इंद्रप्रस्थ या दिल्ली को बनाई। ऐबक को 1208 में दस्ता से मुक्ति मिली। ऐबक ने अपने विद्रोहियों को शांत करने के लिए वैवाहिक संबंध को आधार बनाया। यल्दौज ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दिया। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह उबाचर से एवं अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। ऐबक ने निम्नलिखित 2 विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें पहला हसन निजामी, इसने ताज उल नासिर ग्रंथ की रचना की हसन निजामी ने, और दूसरा विद्वान है फक्र ए मुद्दबिर, इसको भी संरक्षण प्रदान किया ऐबक ने। ऐबक ने निम्नलिखित स्थापत्य का निर्माण कराया। पहला कुतुब मीनार, इसका कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, जबकि इसके अधूरे कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। यह सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बना। यह संरचना 5 मंजिला है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल के साथ ही 5वीं मंजिल को भी बनवाया। उसका दूसरा संरचना है कुतुबुल मस्जिद। इसे ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय की स्मृति में बनवाया। और अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसके बाद अगला शासक बनता है आराम शाह, जिसने
ज्यादा शासन नहीं किया। 1210 से 1211 ईस्वी काफी कम समय था, साल भी नहीं था, महीना था। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद इल्तुतमिश का शासनकाल शुरू होता है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। यह काफी शक्तिशाली शासक था। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश एक तुर्की भाषा का शब्द है। इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का रक्षक होता है। यह इलबरी वंश का शासक था। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, लेकिन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। उसने 40 गुलाम सरदारों को मिलाकर तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की। तुर्कान ए चहलगामी को चालीसा दल या चरगाम भी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगामी को तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में इल्तुतमिश एवं याल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। हम लोग इससे पहले तराइन के 2 ही युद्ध पढ़ते थे, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन यह तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था 1215-16 में इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच में, तो ये महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जलालुद्दीन बगमर्दी का पीछा करते हुए सिंध तक आया था। इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक अलाउद्दीन जौनी को अपना सूबेदार बनाया। भारतीय मकबरा का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को बगदाद का खलीफा अल मुत्तसिल बिल्लाह से 1239 ईस्वी में सनद की उपाधि मिली। इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। सनद मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि को धारण किया। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब में आर्थिक सुधार किया। उसने इक्ता प्रणाली को चलाया। इक्ता का अर्थ क्षेत्र होता है। छोटी इक्ता के प्रमुख को इक्तादार एवं बड़ी इक्ता के प्रमुख को मुक्ता या वली कहा जाता था। उसने टाका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए। टाका चांदी का एवं जीतल तांबा का बना होता था। चांदी का टाका 175 ग्रेन का होता था। इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के को चलाया। सिक्कों पर टकसाल की नाम की प्रथा को इल्तुतमिश ने चलाया। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्की जनसंख्या को बसाया। उसने दरबार के सामने न्याय की जंजीर को लगाया। उसके दरबार के सामने सिंह की 2 आकृति बनी थी और दोनों सिंह के मुंह में जंजीर लटक रही थी, जिसे न्याय की जंजीर कही जाती है। इल्तुतमिश ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह 2 विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। पहला है मिनहाज उल सिराज, जिसने तबकात ए नासरी ग्रंथ की रचना की। यह काफी पूछा जाता है। और दूसरा है मलिक ताजुद्दीन। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा स्वयं बनवाया। नासरुद्दीन के मकबरे को सुल्तान गनी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद, अजमेर में मस्जिद, नागौर में अरकीन का दरवाजा बनाया। इल्तुतमिश की सेना को हस्न ए कर्म या कर्म ए सुल्तानी कहा जाता है। उसका प्रधानमंत्री निजामुद्दीन जुनैदी था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है, जिसने मात्र कुछ महीनों शासन किया। इसका शासनकाल 1236 से शुरू होकर 1236 में ही खत्म हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। फिरोज शाह के शासन पर उसकी माता शाह तुर्कान का प्रभाव था। फिरोज शाह को विलास प्रेमी जीव कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को चुना था। फिरोज शाह के शासनकाल में प्रमुख 4 प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र होने लगे।
ये गवर्नर थे। लाहौर के जॉनी, बदायूं से इजाउद्दीन मोहम्मद सलानी, मुल्तान से कबीर खां, हाँसी से सैफुद्दीन कुची। रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवारी नमाज के दिन जामा मस्जिद में लोगों से न्याय मांगी। लाल वस्त्र न्याय मांगने का प्रतीक है। दिल्ली की जनता ने शाह तुर्कान एवं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी और इसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनी। वह एकमात्र मुस्लिम महिला है जो शासिका बनी और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1236 से 1240 ईस्वी तक है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया। रजिया दिल्ली की जनता एवं अमीरों के सहयोग से गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा का त्याग कर कुब्बा एवं कुल्ला पहनकर राज दरबार में जाना शुरू कर दिया। कुब्बा का अर्थ कोट एवं कुल्ला का अर्थ टोपी होता है। रजिया सुल्तान ने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिम के पद पर बैठाया। रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकीर को अमीर याकुर के पद पर बैठाया। अमीर जलालुद्दीन याकूत एक अभिसिनियाई यानी गैर तुर्की था और हम बता दिए हैं कि अमीर याकूत अश्वशाला का प्रधान था। रजिया पर जलालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंध के आरोप लगे थे। रजिया के शासनकाल में पहला विद्रोह भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने किया। रजिया ने अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के क्रम में उससे विवाह कर लिया। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट डाकुओं ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। इसके बाद शासक बनता है बहराम शाह, जिसका समय काल 1240 से 1242 होता है। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुर्क अमीरों ने रजिया को गद्दी से अपदस्थ कर बहराम शाह को शासक बनाया। बहराम शाह के समय नायाब ए ममलिकात का पद बना। यह काफी पूछा जाता है, नायाब ए ममलिकात का पद किसके समय बना, इस पर कौन पहले बैठा, इसने किसको समाप्त किया, इस पर बैठने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए नायाब ए ममलिकात बहुत इम्पोर्टेंट है। नायाब ए ममलिकात के पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगीन था। बहराम शाह के समय 1241 में तैल बहादुर के नेतृत्व में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। बहराम शाह के समय यही एक खास है, नायाब ए ममलिकात का पद। इसके बाद अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, जिसका शासन का 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक रहता है। बलबन ने, यहाँ पर बलबन का जिक्र आ गया, जिसका विस्तार से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतारकर नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठाया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल शुरू होता है 1246 से 1266, 20 सालों तक। नासिरुद्दीन महमूद के समय पूरी सत्ता बलबन के हाथों में थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायाब ए ममलिकात के पद पर बैठाया और उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा कहा जाता है। यह काफी इम्पोर्टेंट है। नासिरुद्दीन के समय मिनहाज उल सिराज, जिसका जिक्र हमने इल्तुतमिश में किया था, तबकात नासरी का लेखक, वह नासिरुद्दीन के समय काजी के पद पर था। नासिरुद्दीन के काल में हलाकू के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नासिरुद्दीन अपना जीवन निर्वाह टोपियां सिलकर एवं कुरान की नकल कर उसको बेचकर आजीविका चलाता था, इसलिए उसे दरवेश राजा कहा जाता है। भारतीय मुसलमान एवं गैर तुर्की मुसलमानों ने किचलू खां के नेतृत्व में बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायाब ममलिकात के पद से हटाकर राय रेहान वकील राय को उस पद पर बैठा दिया।
नासरुद्दीन महमूद के काल में बलबन ने तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया। तुर्कान ए चहलगामी भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसका सृजन इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने इसका विनाश कर दिया। इसके बाद असली आता है गियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1289 ईस्वी तक होता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।